हिमशिखा एक ऐसी लड़की थी जो अपनी लाइफ को खुलकर जीती थी और अपनी जिंदगी के लम्हों को दुनिया के साथ शेयर करना पसंद करती थी। उसके अंदर एक नेचुरल चार्म था जो उसके बिहेवियर और प्रेजेंस दोनों में दिखाई देता था। लाइफ को लाइटली लेना, छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना और हर पल को एंजॉय करना उसकी जिंदगी जीने का तरीका था। लेकिन शायद किसी ने भी नहीं सोचा था कि इस मुस्कुराती जिंदगी का अंजाम एक दिन इतना खौफनाक होगा कि उसकी कहानी पूरे देश को हिला कर रख देगी। हिमशिखा को ट्रैवल करना बहुत पसंद था। नए प्लेसेस एक्सप्लोर करना, उन मोमेंट्स को कैप्चर करना और उन्हें सोशल मीडिया पर शेयर करना उसके लिए सिर्फ हॉबी नहीं था बल्कि उसकी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुका था। सोशल मीडिया पर हिमशिखा काफी एक्टिव रहती थी। वो इंस्टा पर रील्स बनाती, लिप सिंक म्यूजिक वीडियोस पोस्ट करती और यूट्यूब में अपने भाई के चैनल पर व्लॉग्स के थ्रू अपनी लाइफ के मोमेंट्स लोगों के साथ शेयर करती। कभी डेली रूटीन, कभी ट्रैवल, कभी रैंडम फन मोमेंट्स। उसके वीडियोस में एक नेचुरल ऑथेंटिसिटी दिखाई देती थी। सेल्फ लव, सेल्फ केयर और इनर हैप्पीनेस को प्रमोट करने वाली हिमशिखा को लोग उसकी रील्स पर उसकी ब्यूटी और पर्सनैलिटी की तारीफ करते थे। कमेंट्स में लोग उसके कॉन्फिडेंस, स्माइल और एनर्जी को अप्रिशिएट करते थे। इतना ही नहीं, हिमशिखा अपनी क्रिएटिव एनर्जी को सिर्फ घर या ट्रैवल तक लिमिट नहीं करती थी। कभी कभी वो अपने ऑफिस में भी रील शूट कर लेती थी। मतलब कंटेंट क्रिएशन उसके लिए कोई प्लान एक्टिविटी नहीं थी बल्कि लाइफ का एक स्पॉन्टेनियस पार्ट बन चुका था। 2 मार्च 2026 को वो अपने भाई हार्दिक के साथ गुरुग्राम से मुरादाबाद अपने घर लौटी ताकि दोनों भाई बहन अपनी मां के साथ होली मना सकें। 4 दिन बाद 6 मार्च 2026 को मुरादाबाद में बुद्धि विहार के हाउस नंबर 378 से जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज आती है, जिसे सुनकर पड़ोस की 2 महिलाएं भागकर जैसे ही उस घर में पहुंचती हैं तो जो मंजर उनकी आंखों के सामने था उसे वो शायद ही कभी वो भूल पाएंगी। घर के अंदर चारों तरफ हर जगह बस खून ही खून बिखरा हुआ था और हर कमरे, आंगन और किचन में खून की धाराएं बह रही थी। और सबसे भयानक वो नजारा था जहां एक तरफ फर्श पर हिमशिखा की मां नीलिमा खून से लथपथ जमीन पर पड़ी दर्द से चीख रही थी, वहीं पास में खून से सनी हिमशिखा बेसुध पड़ी हुई थी। ऐसी सिचुएशन में पड़ोसी महिलाओं ने खुद को कैसे भी संभालते हुए आनन फानन में पुलिस को इन्फॉर्म किया। मझोला पुलिस स्टेशन से आई पुलिस की टीम फौरन नीलिमा और हिमशिखा को लेकर मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंची, जहां डॉक्टर्स ने जांच के बाद हिमशिखा को ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया। वहीं ब्रूटली इंजर्ड हिमशिखा की मां नीलिमा का इलाज शुरू किया, जिनके शरीर पर 6 बार चाकू से हमला किया गया था। कहने को तो नीलिमा जी की किस्मत अच्छी थी कि वो जिंदा बच गई, लेकिन एक मां की नजर में ऐसी किस्मत भी कहां अच्छी हो सकती है जो हॉस्पिटल में एडमिट होने की वजह से अपनी बेटी को आखिरी बार देख भी ना पाई हो। उस वक्त तक शायद किसी को भी अंदाजा नहीं था कि जो सच हिमशिखा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आने वाला है वो कितना ज्यादा डरावना होगा। पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टर्स ने जो देखा उसने उन्हें भी हिलाकर रख दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिमशिखा पर 40 से ज्यादा बार किचन नाइफ से हमला किया गया था। उसकी बॉडी का ना ही ऐसा कोई हिस्सा बचा था और ना ही कोई ऑर्गन जहां वार ना किया गया हो। सिर्फ गर्दन पर ही 4 अलग नाइफ वुंड्स थे और घाव इतने गहरे थे जैसे कातिल ने पूरी नफरत झोंक दी हो। ऑटोप्सी प्रोसेस लगभग 2 घंटे तक चला और इंजरीज की सीवियरिटी को देखते हुए पूरे प्रोसेस को वीडियोग्राफ भी किया गया। हिमशिखा को इस कदर बेरहमी और निर्ममता से मारा गया था कि यह सिर्फ एक मर्डर नहीं लग रहा था बल्कि एक अनकंट्रोल्ड रेज का एक्सप्लोजन था। ऐसा लगता है I'm stuck in somebody else's body। आखिर क्यों एक हंसमुख और जिंदा दिल लड़की का यूं दर्दनाक अंत हुआ और कैसे कातिल की जड़ें और उसका अंजाम भी इसी घर तक लौटकर आने वाला था जहां से ये शुरू हुआ था। अब बस हम वीडियोस बनाएंगे, मैं तेरी बॉडी बनवाऊंगी, जिम जाएंगे, ऐश करेंगे, लाइफ के मजे लेंगे, मजे। वेलकम टू द शो। माय नेम इज शाश्वत एंड यू आर वाचिंग The gruesome murder case of हिमशिखा। बदायूं के जोगीपुरा की रहने वाली नीलिमा करीब 30 साल पहले अपने पति इंद्रजीत सिंह के साथ मुरादाबाद में आकर बस गई थी। 26 दिसंबर सन 2000 में उन्होंने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, बेटी हिमशिखा और बेटा हार्दिक। आज से करीब 10 साल पहले नीलिमा जी का अपने हस्बैंड से अलगाव हो गया और वो परिवार को छोड़कर चले गए। वहीं नीलिमा बच्चों को लेकर मुरादाबाद के बुद्धि विहार में किराए के मकान में रहने लगी, क्योंकि वहां से उनका ऑफिस नीवा बुपा इंश्योरेंस कंपनी, जहां वो एज एन असिस्टेंट ब्रांच हेड काम करती थी, वो वॉकिंग डिस्टेंस पर था। नीलिमा जी ने ही अकेले अपनी दम पर न सिर्फ दोनों बच्चों की अच्छे से परवरिश की, बल्कि उन दोनों की पढ़ाई लिखाई में भी कोई कमी नहीं रहने दी। नीलिमा जी के आस पड़ोस और मोहल्ले वालों ने भी उन्हें सिर्फ अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए सालों साल संघर्ष करते देखा था और इस बात की हर कोई तारीफ भी करता था।
लाइफ में ढेरों चैलेंजेस का अकेले सामना करने के बावजूद नीलिमा जी ने कभी अपनी पॉजिटिविटी नहीं छोड़ी। हर मुश्किल के बाद भी वो खुद को संभाल कर खड़ी रहती थी। जिंदगी में चाहे कितनी भी टेंशन क्यों ना हो, वो हमेशा कोशिश करती कि घर का माहौल हल्का, खुश और पॉजिटिव बना रहे और बच्चों पर इसका कोई बुरा असर ना पड़े। हम दोनों टैटू बनवाएंगे। क्यों? ऐसे ताकि तू किसी और के साथ टैटू ना बनवा पाए। अरे मम्मी मारा मत करो। तुझे देख के मारने का क्यों मन करता है? देखो मैं कितना पतला हूँ। मोटी हो आप। नीलिमा जी ने कभी बेटा और बेटी के बीच फर्क नहीं किया और फाइनेंशियल चैलेंजेस होने के बावजूद दोनों की स्कूलिंग कंप्लीट करवाई। हार्दिक और हिमशिखा दोनों स्कूल डेज में बहुत ही शांत और रिजर्व नेचर के थे और बाकी बच्चों से ज्यादा घुलते मिलते नहीं थे, लेकिन एक दूसरे के साथ इनका बॉन्ड बचपन से ही बहुत स्ट्रांग था। न्यूज चैनल्स, सोशल मीडिया, हर जगह यह एक मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई कि हार्दिक ने बीटेक किया था, वो इंजीनियर था, गूगल में जॉब कर रहा था, जबकि सच इससे कोसों दूर था। और जब हमने इस केस की रिसर्च की तो पता चला कि वो सिर्फ 12th पास था और लॉ कॉलेज ज्वाइन करने के कुछ महीनों बाद ही वहां से भी ड्रॉप आउट कर दिया था। फिर उसने घर के खर्च में माँ का हाथ बटाने के लिए फ्लिपकार्ट में कुछ महीनों तक टेम्परेरी जॉब भी की। उसके बाद उसने गुरुग्राम की एक BPO कॉन्सेंट्रिक्स ज्वाइन कर ली। वहीं ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद हिमशिखा भी अपने भाई के साथ गुरुग्राम शिफ्ट हो गई और टेली परफॉर्मेंस नाम की कंपनी में जॉब करने लगी। हिमशिखा तो जॉब के साथ साथ MBA भी कर रही थी। वहीं हार्दिक ने जॉब के साथ व्लॉग बनाना शुरू कर दिया, जो उसे बेहद पसंद था। लेकिन जब उसने ऑफिस बिल्डिंग के अंदर व्लॉग शूट करना शुरू किया तो ऑफिस में लोग ऑब्जेक्शन करने लगे। भाई वीडियो बना रहा है, वीडियो अलाउड नहीं है भाई। गुरुग्राम जैसे महंगे शहर में कम सैलरी पर सरवाइव करना वैसे भी आसान नहीं होता। हार्दिक भी रेंट पर रहता था और उसकी मंथली इनकम का बड़ा हिस्सा बेसिक एक्सपेंसेस में ही खत्म हो जाता था। रेंट, कार की EMI, खुद का डेली एक्सपेंस, मतलब सैलरी आते ही पैसे अलग अलग जगह बढ़ जाते थे और महीने के एंड तक सेविंग्स के नाम पर कुछ नहीं बचता था। यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, आज का दिन मैं कैसे मैनेज करूंगा। यह लाइन सिर्फ एक कैजुअल कंप्लेन नहीं थी, बल्कि शायद उस फाइनेंशियल स्ट्रेस की तरफ इशारा कर रही थी जो धीरे धीरे उसकी जिंदगी पर असर डाल रहा था। ये फाइनेंशियल प्रेशर सिर्फ नंबर्स तक ही लिमिटेड नहीं था। धीरे धीरे इसका असर हार्दिक की मेंटल स्टेट और उसकी जॉब के प्रति नजरिए पर भी दिखने लगा था। उसके YouTube व्लॉग्स में कई बार वो अपनी वर्क लाइफ और ऑफिस कल्चर के बारे में बात करता था और इन क्लिप्स में एक ही चीज बार बार सामने आती, टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट को लेकर उसकी फ्रस्ट्रेशन। मैं बहुत ही स्ट्रेस में हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे सिर में बहुत दर्द होता है यार। मैं बता नहीं सकता मैं किस तरीके से परेशान हूँ यार। उनकी टीएल ने इतनी बुरी तरीके से उनके ऊपर चीखा कि तुम लोग काम पे ध्यान नहीं देते हो, तुम टाइम पास करने आते हो। इनडायरेक्टली वो मुझे सुनाना चाहते थे, दबा के रखना लोगों को ऑप्रेस करके रखना। ये क्या कैपिटलिस्ट मानसिकता है, मुझे समझ में नहीं आता। ये तो एक प्रोपेगेंडा की तरह है कि आप दिखा रहे हो कि आपका वर्क कल्चर बहुत ही अच्छा है, बट असल में बहुत टॉक्सिसिटी है। वर्क प्रेशर, फाइनेंशियल स्ट्रेस और पर्सनल स्ट्रगल्स के बीच हार्दिक की लाइफ का एक ऐसा फेज आता है जहां उसकी लाइफस्टाइल और मेंटल स्टेट दोनों विजिबली चेंज होने लगते हैं। अपने आप से बहुत फ्रस्ट्रेटेड होता जा रहा हूँ। मैं ये जॉब कर रहा हूँ, बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे ये जॉब करना। आयरनी ये थी कि शुरुआत में वो ड्रिंकिंग और स्मोकिंग के खिलाफ बात करता था, लेकिन कुछ ही महीनों के अंदर वो खुद ही शराब पीने लगा था और उसका डेली रूटीन भी अनस्टेबल होता चला गया। जॉब से डिससेटिस्फैक्शन, पैसे की तंगी और लाइफ में किसी तरह की ग्रोथ का फील ना होना, ये सभी चीजें उसके अंदर एक कांस्टेंट फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर रही थी। ना करियर में प्रोग्रेस दिख रही थी, ना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, और शायद इसी वजह से उसके व्लॉग में एक सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट बार बार नजर आने लगा था। कभी वो अपने लुक्स को लेकर इनसिक्योर दिखाई देता। मुझे लाइफ में जितनी भी अटेंशन मिली है वो इसीलिए मिली है क्योंकि मैं दिखने में बहुत अच्छा था, अभी नहीं हूँ यार। तो कभी वो अपनी ही आदतों से परेशान नजर आता। आज ना मैं वैसे ही बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ कल की वजह से, अपनी हरकतों की वजह से। मैंने सोचा था कि अब लाइफ में चेंज लाऊंगा, एक बड़ा दारू वारू छोड़ दूंगा, नहीं पीऊंगा। कल फिर से वही हरकत करी मैंने, गिरी हुई जलील हूँ मैं, जलील यार। उसे खुद भी एहसास था कि उसकी लाइफ एक गलत डायरेक्शन में जा रही है, जिसे वक्त रहते सुधारना जरूरी है। और लोग और भी दूर होते जाएंगे मुझसे इन सबकी वजह से। ये बहुत हाई टाइम है मेरे लिए, अगर मैं अभी नहीं सुधरा तो लाइफ में कभी भी नहीं बदल पाऊंगा। हार्दिक की फ्रस्ट्रेशन और ऑफिस कॉन्फ्लिक्ट्स का आखिर एक बड़ा इम्पैक्ट उसकी जॉब पर भी पड़ा। हार्दिक ने बताया कि कंपनी ने उसे वार्निंग लेटर्स देने शुरू कर दिए,
और उसके व्लॉग्स को इशू बनाकर उसका प्रमोशन रोक दिया गया। धीरे धीरे सिचुएशन इतनी एस्केलेट हो गई कि उसे रिजाइन करने के लिए प्रेशर डाला गया। हार्दिक का कहना था कि उसे नोटिस पीरियड भी सर्व करने नहीं दिया गया और अनपेड लीव्स पर भेज दिया गया। मेरे को मेंटली हैरेस किया गया, मेरे साथ बदतमीजी की जाती थी, मुझे फिजिकली मेंटली अब्यूज किया जाता था, मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन होता था, फाइनेंशियली एक्सप्लॉयटेशन होता था। अपनी फाइनेंशियल स्टेट को डिस्क्लोज करते हुए उसने बताया कि 1.5 साल काम करने के बाद भी उसके पास कोई सेविंग्स नहीं बची थी। जो थोड़ी बहुत सेविंग्स थी वो भी खत्म हो चुकी थी। और फिर एक मोमेंट आता है जब हार्दिक अपना आईडी कार्ड और कंपनी के बाकी एसेट रिटर्न करने के लिए ऑफिस पहुंचता है। वो कैमरे के सामने कार्ड जमा करता है और उसके बाद उसे डस्टबिन में फेंक देता है। हेडसेट इसकी जो सही जगह है इस डस्टबिन में है। ये उसके लिए सिर्फ एक जॉब का एंड नहीं था, बल्कि शायद उस फेज का भी एंड था जहां उसकी लाइफ फाइनेंशियल प्रेशर, टॉक्सिक वर्क कल्चर और फ्रस्ट्रेशन के बीच फंसी हुई थी। लेकिन उस वक्त तक इन सभी स्ट्रगल्स के बीच एक चीज कभी नहीं बदली, उसका अपने परिवार के लिए प्यार। हार्दिक बार बार कहता था कि उसकी लाइफ में अगर किसी चीज का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है तो वो है उसकी फैमिली का। इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है मेरी फैमिली का, जो मुझे इतनी सपोर्ट करती है। मेरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करती है। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरे पास इतनी अच्छी फैमिली है। अपने घर से दूर गुरुग्राम में रहकर काम करते हुए एक चीज जो उसे सबसे ज्यादा फील होती थी वो थी फैमिली की कमी। डिफिकल्ट है ना फिर फैमिली के बिना रहना। फैमिली के साथ जो टाइम है वो सबसे प्रीशियस है। जॉब छूटने के बाद हार्दिक मुरादाबाद वापस लौट आया और यहाँ आकर वो अपनी माँ के साथ उनकी इंश्योरेंस कंपनी में इंश्योरेंस एजेंट के तौर पर काम करने लगा। इस फेज में उसकी लाइफ में एक और चीज पैरेलल चल रही थी, कंटेंट क्रिएशन। उसकी एक वीडियो पर 6 लाख से ज्यादा व्यूज आए। वहीं कुछ और वीडियोस को भी अच्छी रीच मिलने लगी। शायद इसी वजह से उसके माइंड में कहीं ना कहीं ये भी चल रहा था कि कंटेंट क्रिएशन को सीरियसली परस्यू किया जा सकता है। लेकिन प्रोफेशनल स्ट्रगल्स के बीच एक चीज बिल्कुल क्लियर दिखाई देती है, हार्दिक का अपनी माँ के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तुम मेरे छोटे से जानवर है। और अब ये सिर्फ मेरा और मेरी मम्मी का टाइम है जब साथ में बातें करते हुए गुजारेंगे बढ़िया बढ़िया। आदिक मत का दिमाग मत का यार, माफ कर दे मुझे। आप और हिमशिका दोनों बहुत सुंदर लग रहे हो। मेरी उसके व्लॉग्स में माँ और बेटे के बीच एक प्लेफुल और इमोशनल रिलेशनशिप नजर आता था। कभी मस्ती, कभी नोक झोंक, कभी इमोशनल मोमेंट्स। कैसे हो आप? बस ऊपर चलेंगे ना, उधर वो जगह बेस्ट है, उधर भीगते हैं अपना। यहाँ पे मत खड़ा हुआ कर, मैं ऑफिस से बंक करके आया हूँ। मैं अकेला ऐसा नहीं हूँ, मेरी मम्मी है, ये ऑफिस से बंक करके आ गई है मुझसे मिलने के लिए। इसके साथ कभी कभी बंक मारती हूँ। मैं कान वान मत मरोड़ा करो मम्मी, दर्द होता है। आप जज करो और बताओ मेरी मम्मी की उम्र कितनी है। मुझे तो करीब 50 लगती है, 50 लगती है। टाइम आ गया है मम्मी से अलग होने का। सिर्फ माँ ही नहीं, हार्दिक और हिमशिका के बीच काफी गहरा प्यार था। दोनों भाई बहन एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। उनकी केमिस्ट्री को देखकर लगता था कि वो सिर्फ सिबलिंग्स नहीं बल्कि बेस्ट फ्रेंड्स भी हैं। कभी उनके बीच भाई बहन वाली नोकझोंक होती। मेरे पीछे क्यों पड़ जाता है हाथों करके? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जिंदगी में? हिमशिका करता रहता है। और कभी हार्दिक अपनी बहन को लेकर इमोशनल हो जाता। हिमशिका प्लीज, तू मेरी इकलौती बहन है, अगर तुझे कुछ हो गया मैं क्या करूंगा यार। इसी बीच हिमशिका की लाइफ में भी एक चेंज आया था जब उसने टेली परफॉर्मेंस से क्विट कर दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली थी और वो 1 हफ्ते की छुट्टी पर थी। इसलिए हार्दिक ने हिमशिका और मां को साथ लेकर नैनीताल घूमने का प्लान बनाया। वैसे भी कुछ ही दिनों बाद 26 दिसंबर 2025 को हार्दिक और हिमशिका का बर्थडे आने वाला था। दोनों ट्विन सिबलिंग्स थे, इसलिए प्लान था कि जन्मदिन ट्रिप के दौरान ही सेलिब्रेट कर लिया जाएगा। इस ट्रिप की शुरुआत हुई चंडीगढ़ से और वहीं फैमिली के साथ मिलकर बर्थडे सेलिब्रेट किया गया। हैप्पी बर्थडे टू यू। तो आज हम दोनों का बर्थडे है। आज क्या प्लान है तेरा, बता। घूमेंगे फिरेंगे। आ मेरे ब्लॉग में यार। हमारी मदर ने कभी भी भेदभाव नहीं करा हमारे बीच में। इस ट्रिप में माँ, बेटा और बेटी तीनों साथ में डांस करते, मस्ती करते, केक कट करते नजर आते हैं। अगर कोई उस वक्त उन्हें देखता तो शायद यही कहता कि ये एक नॉर्मल हैप्पी फैमिली है।
पे लोग खाने पे कंट्रोल करते कि खाते हैं। लेकिन एक मोमेंट आता है जहां हार्दिक कैमरे के सामने एक बात कहता है, एक ऐसी बात जो कहने को तो उस वक्त सिर्फ एक इमोशनल थॉट लगती है। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा डर यही है कि मैं जिंदगी में अकेला रह रहा हूँ। उस वक्त शायद किसी ने भी इस लाइन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ ही वक्त बाद किस्मत इस बात को एक ऐसी हकीकत में बदलने वाली थी जिसे सोचकर भी रूह कांप जाती है। 2 महीने बाद 2 मार्च 2026 हार्दिक और हिमशिखा दोनों होली का त्योहार अपनी मां के साथ मनाने के लिए गुरुग्राम से मुरादाबाद लौट आए थे। 4 दिन बाद यानी 6 मार्च 2026 को जहां नीलिमा जी अपने ऑफिस को निकल गईं, वहीं हार्दिक और हिमशिखा को भी उस शाम वापस गुरुग्राम लौटना था। घर पर उस वक्त सिर्फ हार्दिक और हिमशिखा ही थे। अचानक बातों बातों में हिमशिखा और हार्दिक के बीच बहस शुरू हो जाती है, लेकिन आज ये रोज की तरह होने वाली भाई बहन की नोकझोंक नहीं थी। ये तकरार शुरू तो शब्दों की हुई थी, लेकिन हिमशिखा की जुबान से निकला हर शब्द हार्दिक को किसी जहरीले तीर की तरह चुभ रहा था। जिस बहन की वो डांट तक सुन लेता था, आज उसी बहन की कही हर बात उसके गुस्से को बेकाबू कर रही थी। इतना बेकाबू कि उसके सोचने समझने की क्षमता खत्म हो चुकी थी। वही हिमशिखा इस बात से अनजान थी कि हार्दिक के सर पर खून सवार हो चुका है और जिसे वो अपना भाई समझकर कुछ भी बोल रही है, वो एक शैतान का रूप ले चुका है। हिमशिखा उस वक्त किचन में थी और हार्दिक भी वहीं पास में खड़ा था। बहस अभी भी चल रही थी, लफ्ज तेज हो रहे थे और इसी बीच हार्दिक की नजर वहीं पास में रखे किचन नाइफ पर पड़ती है। गुस्से के उस पल में बिना सोचे समझे हार्दिक वो चाकू उठा लेता है। फिर अगले पल जो हुआ वो इतना अचानक था कि हिमशिखा इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। हार्दिक पीछे से उसकी गर्दन पर अचानक वार कर देता है। दर्द और शौक के बीच एक पल तो हिमशिखा समझ ही नहीं पाई कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। दर्द से तड़पती हिमशिखा के दिमाग में बस एक ही ख्याल आया, किसी तरह अपनी जान बचाना। और वो जैसे तैसे हार्दिक से बचने के लिए किचन से भागकर घर के अंदर की तरफ दौड़ पड़ी। कभी एक कमरे से दूसरे कमरे की ओर तो कभी आंगन की तरफ भागने की कोशिश करती हुई, लेकिन हार्दिक के अंदर का भाई ही नहीं बल्कि इंसान भी मर चुका था और चाकू लेकर वो अपनी ही बहन के पीछे दौड़ रहा था। हिमशिखा कभी गिरती, कभी उठकर फिर भागने की कोशिश करती, लेकिन हार्दिक बार बार उस पर चाकू से वार करता रहा, तब तक जब तक उसने अपनी ही बहन के शरीर के हर हिस्से को गहरे घाव नहीं दे दिए, इतने गहरे जिसने उसकी सांसें हमेशा के लिए छीन ली। हिमशिखा को मौत के घाट उतारने के बाद हार्दिक ने जो किया वो और भी ज्यादा हिला देने वाला था। वो घर से निकला और सीधा मुरादाबाद में डेली रोड पर मौजूद उस ऑफिस की तरफ गया जहां उसकी मां नीलिमा जी काम करती थी। उनके लिए वो एक बिल्कुल नॉर्मल वर्किंग डे था कि तभी हार्दिक वहां पहुंचता है और बिल्कुल नॉर्मल टोन में वो अपनी मां से कहता है कि मां घर चलो, आपको एक सरप्राइज देना है। एक मां के लिए अपने बेटे की यह बात बिल्कुल नॉर्मल थी। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस घर की तरफ वो जा रही हैं वहां उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक मंजर उनका इंतजार कर रहा है। हार्दिक अपनी मां को कार में बिठाकर घर ले आता है और जैसे ही नीलिमा जी घर का गेट खोलती हैं तो उनकी आंखों ने जो नज़ारा देखा उससे उनका दिलो दिमाग सुन्न पड़ जाता है। जमीन पर, दीवारों पर, कमरों में हर जगह बस खून ही खून बिखरा हुआ था। घबरा कर वो तुरंत अंदर की तरफ दौड़ती हैं और फिर जो मंजर उनके सामने आता है जिसे देखकर किसी भी माँ की रूह कांप जाएगी। कमरे में बिस्तर पर खून से लथपथ उनकी बेटी हिमशिखा की लाश पड़ी होती है। अपनी बेटी को उस हालत में देखते ही नीलिमा जी की चीखें निकल पड़ती हैं, लेकिन उस पल के बाद जो होने वाला था वो शायद उससे भी ज्यादा खौफनाक था। इससे पहले कि नीलिमा जी कुछ समझ पाती, हार्दिक ने उन पर भी चाकू से हमला कर दिया। अपनी ही मां पर एक के बाद एक टोटल 6 ताबड़तोड़ वार। भाई के रिश्ते का गला घोटने के बाद हार्दिक बेटे के रिश्ते को भी मिटा चुका था। किस्मत से पड़ोस में मौजूद 2 महिलाएं नीलिमा जी की चीखें सुनकर फौरन उनके घर की तरफ दौड़ पड़ी। उन्हें देखते ही हार्दिक कार लेकर मौके से भाग निकला। इन्फॉर्मेशन मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस की टीम फौरन हिमशिखा और नीलिमा जी को हॉस्पिटल लेकर भागी, लेकिन हिमशिखा पहले ही दम तोड़ चुकी थी। वहीं क्रिटिकल कंडीशन में लाई गई नीलिमा जी का इलाज शुरू किया गया। मुरादाबाद के एसएसपी सतपाल अंतिल ने हार्दिक को पकड़ने के लिए 10 अलग अलग पुलिस टीम्स बनाई और इन टीम्स की कमांड एसपी सिटी रणविजय सिंह को दी गई। पुलिस को पता था कि हार्दिक कार लेकर भागा है, इसलिए तुरंत हाईवेज और टोल बूथ के सीसीटीवी कैमरा चेक किए जाने लगे। जहां एक तरफ हर रूट को क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा था, वहीं पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस भी एक्टिवेट कर दिया था ताकि हार्दिक की लोकेशन का कोई क्लू मिल सके। पूरा पुलिस सिस्टम एक ही मिशन पर लगा हुआ था और फिर अगले ही दिन
पुलिस को एक ब्रेक थ्रू मिला, जिसमें पुलिस टीम्स ने न्यू मुरादाबाद एरिया में हार्दिक को लोकेट कर लिया और वहीं से कुछ देर में उसे अरेस्ट कर लिया गया। इस केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और सभी के मन में बस एक ही सवाल था कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि जिसके चलते एक घर के बेटे ने अपनों को ही इस अंजाम तक पहुंचा दिया। हर जगह जिस मोटिव की बात हो रही है वो असल में एक बड़ी पिक्चर का एक छोटा सा हिस्सा है। जब हमने बारीकी से हार्दिक की जिंदगी, उसकी सोच, उसकी साइकोलॉजी को डायसेक्ट किया तो हमें ये नजर आया कि कैसे धीरे धीरे कहानी इस भयानक मोड़ की तरफ रुख कर रही थी, क्योंकि इस तरह के अपराध यूं ही एक दिन में पैदा नहीं होते। साल 2025 की शुरुआत में हार्दिक की लाइफ में एक नया चैप्टर शुरू होता है, रिलेशनशिप का चैप्टर। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने के दौरान हार्दिक की बात इंस्टा पर एक लड़की से शुरू होती है। धीरे धीरे स्टोरीज पर रिएक्शंस, कमेंट्स और मैसेजेस के थ्रू दोनों के बीच कन्वर्सेशन बढ़ने लगती है। मेरी मम्मी और बहन देखेंगी और मुझे मारेंगे पीटेंगे भी। कल एक बहुत सुंदर लड़की है, मैं स्टोरियाँ लाइक करती थी, मेरे को कमेंट भी करती थी, यार बहुत अच्छे से प्यार से बात करती थी, मुझे भी बहुत टाइम से वो सुंदर लगती थी। मैंने उसे मैसेज करा। पुणे की रहने वाली ये लड़की मुस्लिम धर्म से थी। दोनों सिर्फ इंस्टाग्राम के थ्रू ही कांटेक्ट में थे और वहीं पर ही दोनों घंटों चैट किया करते थे। ऑनलाइन शुरू हुई ये बात धीरे धीरे इमोशनल अटैचमेंट में बदल गई। इंस्टा पर ही दोनों एक दूसरे से फ्यूचर और कमिटमेंट की बातें करने लगे, यहाँ तक कि साथ जीने मरने की कस्में भी खाई गई। अब हार्दिक के दिलो दिमाग में बस उससे शादी करने का ख्याल चलने लगा और इसके लिए एक दिन उसने अपनी इसी गर्लफ्रेंड के घर वालों से कॉल पर बात कर ली। लेकिन बात बनने की जगह इस कदर बिगड़ी कि उन्होंने हार्दिक को उनकी बेटी से दूर रहने की सख्त हिदायत दे दी। और तो और दूसरे धर्म में अफेयर का सुन उन्होंने अपनी बेटी को भी मारा पीटा। इसका अंजाम यह हुआ कि कुछ महीनों चला ये रिलेशनशिप टूट गया। हार्दिक ने जब इस बारे में अपनी बहन और माँ को बताया तो पूरी बात को समझते हुए उन्होंने भी उसे दूर रहने की सलाह दी और ये समझाया कि वो अपनी लाइफ पर ध्यान दे, अपने करियर पर ध्यान दे। हमेशा आपको सुखी रहना है तो मेंटेन द डिस्टेंस। क्योंकि जिस लड़की से वो कभी सामने से मिला ही नहीं, उसके लिए ऐसा पागलपन उन्हें रीजनेबल नहीं लग रहा था। बट यह सब हार्दिक के लिए एक और बड़ा झटका था। उसे लगा कि उसके घर वाले इस मामले में उसका साथ देंगे, लेकिन हिमशिखा और माँ का समझाना उसे धोखे की तरह लगने लगा। उसे लगने लगा कि मैं इतना कुछ इनके लिए कर रहा हूँ और ये मेरा ही साथ नहीं दे रहे। फिर अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए वो यही बात इनडायरेक्टली अपनी बहन के सामने अपने नाना जी से पूछता है। रिलीजन मैटर करता है मैरिज में? वैसे ही चल जाता है यार, ये तो बस लंबी बातें हैं, पुरानी बातें हैं। पुरानी बातें है ना, इससे फर्क नहीं पड़ता रिलीजन से ना। रिलीजन कोई भी हो, कॉमडन भी। आपकी जिंदगी में दखल देने वाला कोई नहीं, तो खुश रहते हैं बस। अब हार्दिक के अंदर ये सोच आई कैसे और यह इस हैवानियत तक कैसे गई, ये समझने के लिए सिर्फ उस रात को देखना काफी नहीं है। जरूरी यह है कि उसकी सोच, उसके रिएक्शंस और उसकी पर्सनैलिटी के पैटर्न्स को समझा जाए, क्योंकि धीरे धीरे उसके बिहेवियर में कुछ ऐसे ट्रेट्स उभर कर सामने आते हैं जो बताते हैं कि उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन और कॉन्फ्लिक्ट का एक कांस्टेंट साइकिल चल रहा था। सबसे पहले जो चीज नजर आती है वो है लगातार फ्रस्ट्रेशन। हार्दिक अक्सर अपनी लाइफ की सिचुएशन से नाराज नजर आता था। छोटी छोटी बातें भी उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती थी। जो चीजें आमतौर पर हर इंसान की जिंदगी में होती हैं, उन्हें भी वो बार बार सोचकर इतना बड़ा बना देता था कि वो उसकी सोच पर हावी हो जाती थी। थोड़ी तकलीफ हो रही है, तकलीफ बड़ी तकलीफ ज्यादा टाइम तक रहेगी नहीं माँ। उसकी पर्सनैलिटी में एक और पैटर्न दिखाई देता है, अपनी बात पर अटक जाना। अगर उसने किसी बात पर एक ओपिनियन बना लिया तो फिर वो उसे छोड़ता नहीं था। आर्ग्यूमेंट के दौरान उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती थी कि उसका पॉइंट प्रूव हो। जब तक सामने वाला उसकी बात से एग्री ना करे तब तक वो उसी बात को बार बार उठाता रहता था। हार्दिक मत कर, दिमाग मत का यार, माफ कर दे मुझे। इसके साथ साथ हार्दिक में एक और टेंडेंसी नजर आती है, खुद को विक्टिम समझने की। उसकी बात में अक्सर ये एहसास मिलता है कि दुनिया उसके खिलाफ है, सिस्टम गलत है, लोग गलत हैं और हर जगह अनफेयरनेस है। अगर कोई काम कर रहा है तो उसे लगता था कि वो इंसान सफर कर रहा है और कोई काम करवा रहा है तो वो टॉर्चर कर रहा है। यानी उसकी नज़र में दुनिया बहुत ही आइडियलिस्टिक होनी चाहिए थी। अगर रियलिटी उस आइडियलिस्टिक सिचुएशन से मैच नहीं करती थी तो उसके अंदर और फ्रस्ट्रेशन पैदा हो जाता था। उसका मूड भी काफ़ी अनस्टेबल नज़र आता है। कभी वो नॉर्मल या चीयरफुल दिखाई देता तो कभी कुछ पल बाद गुस्से और नेगेटिविटी में फ्लिप हो जाता। ये मूड स्विंग्स उसकी बातों और रिएक्शन में भी दिखाई देते थे। एक और चीज़ जो उसके बिहेवियर में बार बार नजर आती है वो है कंप्लेन करने की आदत। हर सिचुएशन में उसे कोई ना कोई प्रॉब्लम नजर आती थी। कहीं वर्क कल्चर टॉक्सिक लगता था,
कहीं सिस्टम गलत लगता था, कहीं लोग अनफेयर लगते थे। धीरे धीरे उसकी थिंकिंग में ये पैटर्न बन गया था कि हर जगह उसे सिर्फ टॉक्सिसिटी ही दिखाई देती थी। हार्दिक अक्सर अपनी बातों में बड़े बड़े आइडियाज और चेंजेस की बात करता था। वो कहता था कि अपनी लाइफ में यह चेंज लाएगा, वो चेंज लाएगा, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में उन बातों को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई कंसिस्टेंट एक्शन नजर नहीं आता था। यानी सोच और एक्शन के बीच एक गैप बना हुआ था। जब कॉन्सेंट्रिक्स की जॉब छूटी तो वो उसके लिए सिर्फ एक जॉब लॉस नहीं था, बल्कि एक पर्सनल डिफीट जैसा मोमेंट था। उसके बाद कंपनी को एक्सपोज करने वाले वीडियोस का सिलसिला शुरू हो गया और यह भी एक तरह से उसके फ्रस्ट्रेशन का एक्सप्रेशन था जो उसके अंदर जमा हो चुका था। बाहर से दिखने पर कभी कभी ऐसा लगता था कि जैसे हार्दिक खुश है, आज़ाद है, अपनी मर्जी की जिंदगी जी रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी लाइफ में फाइनेंशियल प्रेशर, सोशल कंपैरिजन और पर्सनल डिससेटिस्फैक्शन का एक प्रेशर कुकर बना हुआ था। और जब एक इंसान के अंदर निराशा, ईगो, विक्टिम मेंटालिटी, अनस्टेबल इमोशंस एक साथ जमा होने लगते हैं तो कभी कभी वो किसी ऐसे पॉइंट पर फूट पड़ते हैं जहां से वापस लौटना मुमकिन नहीं होता। और उस मोमेंट में उसे हिमशिखा एक वीक स्पॉट जैसी दिखी जिस पर वो कंट्रोल दिखा सकता था, जिसे वो ओवर पार कर सकता था। पुलिस के सामने कन्फेशन में हार्दिक ने कहा कि वो मेरी पर्सनल लाइफ को कंट्रोल करना चाहती थी, मुझे बार बार लड़की का चक्कर छोड़कर करियर पर फोकस करने की सलाह देती थी। मैंने उसे कई बार समझाया कि वो मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे, लेकिन वो मानती ही नहीं थी। उसके मुताबिक हिमशिखा अक्सर उससे कहती थी कि तू एक लड़की के चक्कर में क्या से क्या हो गया है, जॉब तक छोड़ दी है और हर वक्त उसी के बारे में सोचता रहता है। हार्दिक का कहना था कि इन्हीं बातों और तानों से तंग आकर उसने ये खौफनाक कदम उठाया। जब पुलिस ने उससे पूछा कि उसने अपनी मां पर हमला क्यों किया तो उसका जवाब और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग था। हार्दिक ने कहा कि उसे लगा था कि बहन को मारने के बाद वो जेल चला जाएगा और उसके बाद उसकी मां अकेले रह जाएंगी और बहुत परेशान होंगी, इसलिए उसने सोचा कि वो मां को भी मार देगा। अरेस्ट के बाद जेल में हार्दिक की मेंटल कंडीशन अनस्टेबल बताई जा रही है। जेल ऑफिशियल्स के मुताबिक वो बेचैन रहता है, ठीक से सो नहीं रहा और कई बार उल्टा सीधा बोलने लगता है। कभी वो अपनी मां को याद करता है और जेल ऑफिसर से पूछता रहता है कि मैं घर कब जाऊंगा। एक तरफ वो ये फिक्र जताता है कि उसकी मां की देखभाल कौन करेगा, उन्हें कौन संभालेगा, लेकिन दूसरी तरफ वो अपने साथी कैदियों से भी कहता है कि उसे पहले से डर था कि कहीं उसकी मां अकेले ना रह जाए, इसलिए उसने उन्हें भी मार देने का सोचा। हार्दिक की ऐसी अनस्टेबल मेंटल स्टेट को देखते हुए अब उसे जेल की क्वारंटाइन बैरक में रखा गया है, जहां डॉक्टर्स और जेल स्टाफ उसके बिहेवियर पर नजर बनाए हुए हैं। इस केस की रिसर्च के दौरान एक बहुत ही स्ट्रेंज फैक्ट हमारी नजर में आया, जिसे मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। हार्दिक ने इंस्टा पर अपनी बहन के लिए एक पोस्ट डाली थी जिसमें उसने अपनी बहन के प्रति प्यार को जाहिर करते हुए लिखा था कि सिस्टर एक ब्लेसिंग होती है और वो अपनी बहन के बिना अपनी लाइफ इमेजिन नहीं कर सकता और वो उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है। इस पोस्ट पर एक शख्स का कमेंट भी आया था कि यह कलयुग है और आजकल सभी रिश्ते पैसों से जुड़े हैं, होप यू रियलाइज सून। अब इसके रिप्लाई में हिमशिखा ने लिखा भी कि हम दोनों भाई बहन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे की खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उस वक्त शायद किसी को भी ये बात अजीब नहीं लगी होगी, लेकिन इस पोस्ट का सबसे शॉकिंग फैक्ट था उसकी डेट। ये पोस्ट की गई थी 5 मार्च 2025 को, यानी हिमशिखा के मर्डर से ठीक 1 साल पहले। ये खौफनाक आयरनी शायद हमें एक और कड़वा सच दिखाती है कि आज इंसान की सोच, जज्बात और फितरत कितनी तेजी से बदल सकती है। जरा सोचिए उस माँ पर क्या गुजर रही होगी जिस बेटे को उन्होंने अपनी जिंदगी का सहारा समझा, जिसकी परवरिश के लिए उन्होंने जिंदगी की इतनी मुश्किलों से लड़ाई लड़ी। वही बेटा एक दिन उन्हीं की जिंदगी मिटाने पर तुल गया। सालों की मेहनत, प्यार और परवरिश एक ही पल में मिट्टी में मिल गई। और शायद इस कहानी का दिल तोड़ देने वाला सच ये है कि जिस जुड़वा बहन के साथ उसने इस दुनिया पर पहला कदम रखा था, जिसके साथ बचपन की यादें, खुशियां और रिश्तों का सबसे गहरा बंधन जुड़ा था, उसी बहन की सांसें छीनने के लिए वो इतनी दूर तक चला गया, और वो भी एक ऐसे रिश्ते के लिए जिसे वो कभी सामने से मिला तक नहीं था। कभी कभी लगता है कि इंसान को बर्बाद करने के लिए बाहर का कोई दुश्मन जरूरी नहीं होता, कभी कभी उसके अंदर पल रहा अंधेरा ही काफी होता है। और शायद इसलिए कहा गया है कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी सोच होती है, और अगर सोच अंधी हो जाए तो रिश्ते, प्यार और इंसानियत सब उस अंधकार में खो जाते हैं। I feel very very blessed that I have a brother like him. That is very true. मैं हार्दिक को बहुत कम बोलती हूँ ताकि उसके भाव ना बढ़ जाए, पर सच्ची में I feel very blessed
मैं उसकी बहन हूँ, कभी कोई बात मना नहीं करता, जो भी बोलती हूँ वो कर देता है बिना सोचे समझे कि मैं क्या बोल रही हूँ। मम्मी पापा एक बार को मना कर दे कोई बात पॉसिबल है, पर हार्दिक कभी मना नहीं करता किसी भी बात के लिए। सो या आई फील रियली ब्लेस्ड। अगर आप क्राइम केसेस ऑडियो फॉर्म में सुनना पसंद करते हैं तो आप Spotify पर हमारे पॉडकास्ट को सुन सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और ढेर सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए दिल से थैंक यू।